हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स हब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चे, थोड़ा सा आज तबीयत स्लो है, पर फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने गॉसियन पृष्ठ के बारे में समझा था और गॉस थ्योरम के बारे में समझा था। तो वहीं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा की दृष्टि से कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो हमारा टॉपिक है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। लास्ट वीडियो में भी लिख गया था एक्चुअली कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हम उसमें करते, लेकिन किसी कॉज के कारण हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम इसको करने वाले हैं। तो बच्चों, पहला अनुप्रयोग है, पहला एप्लीकेशन है हमारा कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय बताइए तथा इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार के आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बिल्कुल एज अ डिस क्वेश्चन आता है। कभी कभी जो यहाँ हम डेरिवेशन प्रूफ करेंगे और फॉर्मूला निकल के आएगा, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, इस पर आधारित जो फॉर्मूला होता है उस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाले आप बच्चे इस पे, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। तो आइए करते हैं। तो देखिए क्या किया है हमने, उसके लिए एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया है, ठीक है बच्चों। उसके चारों तरफ हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी है और इस पूरे पृष्ठ का एक हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है डी ए वेक्टर, जो आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे मान लीजिए कि ये एक वायर है और इसके चारों तरफ इस तरीके से हमने एज्यूम किया है। तो ये जो पृष्ठ है ये इस तरीके से है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की वो पृष्ठ के बाहर की ओर होगी। और जैसे कि मैं आपको सिखा चुका हूं कि क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है हमारा, वो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो इसका मतलब क्या है कहने का यहाँ कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर जो है वो एक सेम ही डायरेक्शन में है। क्लियर बच्चों। अब कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि इसको अनंत लंबाई का वायर हम क्यों कह रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ वायर क्यों कह रहे हैं। अगर इनफाइनाइट लेंथ वायर होता है, ये बोर्ड पे कैसे आ गया फिर, मतलब क्या रीजन है इसका। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस पूरे वायर की तुलना इस पॉइंट से कर रहे हैं जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सोचिए जरा कि इस पूरे वायर की तुलना में ये जो पॉइंट या इस पॉइंट की तुलना में ये जो पूरा वायर है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यानी कि इसको हम इनफाइनाइट मान सकते हैं इसकी तुलना में। तो क्लियर बच्चों, इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये काफी लेंथ में बड़ा है। क्लियर बच्चों। तो अब करते हैं इसको। ये जो गॉसियन पृष्ठ जो आपको दिख रहा है बेलनाकार, इसकी लेंथ हमने क्या ली है बच्चों, एल। तो आइए करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना किसी अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार का आवेश पृष्ठ घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। ये बच्चों मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि लैम्डा क्या है। लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ये जब चार्ज को किसी लेंथ पे यानी कि किसी सरल रेखा पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं। क्लियर बच्चों। तो हम लिखेंगे माना तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तब गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो इन सब टॉपिक को हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से जनरेट होगा। क्यों हम इसकी यहाँ पे बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है,
एक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं तो इससे फील्ड्स लाइन होके जाएंगे, तो इसका फ्लक्स जो होगा वो प्रभावित होगा। तो वो अब चूंकि जो क्षेत्रफल है डीए वो छोटा है, तो इसलिए जो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसका वैल्यू भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पृष्ठ, या ऐसे लेते हैं हम इसको, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे इसको डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा लेते हैं। लिखेंगे जहां थीटा ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण है, तथा हमें पता है बच्चों थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, और साथ ही कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब हमारा जो डी फाई ई है वो क्या रहेगा बच्चों, ई डी ए। क्लियर बच्चों। अब लिखेंगे हम गॉसियन पृष्ठ के, या ऐसे लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा वैद्युत फ्लक्स। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि संपूर्ण लेते हैं जब हम, तो हम कौन सी फॉर्म लेते हैं, इंटीग्रल फॉर्म। और डी फाई ई तो टोटल ले रहे हैं तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा फाई ई में, और साथ में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट विद रेस्पेक्टिवली एरिया, और साथ में क्या आएगा हमारा ई डी ए। अब ई जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर लेंगे, और साथ ही क्या बचेगा हमारा ई डी ए। फिर लिखेंगे हम चूंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी कि जो टोटल एरिया है गॉसियन पृष्ठ का, जो किसकी फॉर्म में है, बेलन के फॉर्म में, तो बेलन का एरिया लेंगे जो कितना होता है बच्चों 2 पाई आर एल। तो अब इसको हम इधर देख लेते हैं, जब निकालेंगे यहां से तो फाई ई किसके इक्वल टू निकल के आएगा बच्चों हमारा ई इंटू 2 पाई आर एल। हम बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो अब चूंकि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग है, तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि गॉस के प्रमेय है तो गॉस का भी इसमें कहीं जिक्र आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से ही हम उसके एप्लीकेशन निकालेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे गॉस के प्रमेय से जो क्या होता है बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर लिखेंगे हम यहां पे जहां क्यू गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश है तथा देखिए आवेश जो है यहाँ पे प्लस क्यू, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, सीधे तार पे एक स्ट्रेट लाइन पर। इसका मतलब यहाँ पे हम जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो लैम्डा यूज करेंगे, वो किस फॉर्म में होगा, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों क्यू बाय एल। तो यहाँ से क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इंटू एल। ये हम यहाँ पे रखेंगे, तो यानी कि फाई ई जो है हमारा वो क्या निकल के आएगा, लैम्डा एल, और अपोन में क्या जाएगा एप्सिलॉन 0। बच्चों मैं इसको क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा हूं, और इसको क्या कह देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, क्या कुछ सिमिलरिटी है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन कीजिए। देखिए इसका भी LHS फाई ई है और इसका भी LHS फाई है, यानी कि इनके LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होना चाहिए बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों हमारा क्या निकल के आने वाला है यहाँ से, ये निकल के आएगा हमारा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन 0। एल से एल क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर यहाँ मल्टीप्लाई में है, दोनों ऊपर सेम है। तो E इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट।
इसको अगर हम ठीक से लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में जाएगा λ/r। देखिए बच्चों, चाहिए तो आप यहीं पे ही छोड़ सकते हो न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है क्योंकि हमें अगर न्यूमेरिकल लगाना है तो हमें कैलकुलेशन आसान बनानी होती है। तो ध्यान से देखिए, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट पता होती है 9 × 10⁹, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं 2 है, तो यहाँ पे हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही क्या कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो हमारा निकल के आएगा आंसर, वो निकल के आएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। देखिए ठीक है, आपका यहाँ पे भी है डेरिवेशन, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, इतने न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका वेक्टर फॉर्म में दे सकते हैं कि ई वेक्टर जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, वेक्टर रूप में ई वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। क्योंकि वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे दिशा दिखाना बहुत जरूरी है। तो जिसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे r। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट आसान है। सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया, ड्रॉ किया, फिगर से रिगार्डिंग हमने अपने चीजें कंटेंट लिखे, फिर हमने गोस थ्योरम को अप्लाई किया, गोस थ्योरम में फिर हमने पृष्ठ आवेश घनत्व को जोड़ा लैम्डा की टर्म्स में और हमने अपना आंसर निकाला। फिर वेक्टर फॉर्म में भी हमने अपना आंसर किया। तो बच्चों एक बात और ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला देखिए, जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो वहां पे r² आता था, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या है r। तो थोड़ा सा कोरिलेट भी किया करिए डेरिवेशन पे कि अब यहाँ पे अगर E की कंपैरिजन मैं r से करूं तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, लेकिन वहां पे क्या होता था, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो क्लियर बच्चों, तो आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं फिर अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोस के एप्लीकेशन में ये भी दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। दोनों में से कोई सा भी पूछ लिया जाता है बदल के। तो क्या है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। तो आपके सामने क्या ली है, ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट यानी कि अचालक चादर, जिसको पॉजिटिवली चार्ज से एक समान रूप से यानी कि यूनिफॉर्मली क्या किया गया, चार्ज। यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब है कि प्रत्येक इसके जो एरिया की बात करें, एरियल की बात करें, तो हर जगह जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। साथ ही सिग्मा हमने क्या लिया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व लिया है, और इसके आर पार हमने क्या किया है, किसी गॉसियन बेलन की कल्पना की है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, माना किसी अचालक चादर का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और बच्चों क्या आएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। माना इसके आर पार किसी गॉसियन बेलन की कल्पना की गई है। तो देखिए बच्चों क्या होगा कि जो हमने आपके सामने जो हमने बना के तैयार की गई है ये स्ट्रक्चर, तो जब किसी सरफेस के जो आर पार अगर हम ऐसे देखें तो इसके किसी सरफेस, जैसे सरफेस आपके सामने, इसको सीट मानिए और इसको बेलन मानिए, तो बच्चों क्या होंगे, इसके दो एंड्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों पे वैद्युत फ्लक्स हमारे बराबर मात्रा में जनरेट होंगे क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो सेम है। दोनों देखिए एरियल में बिल्कुल ये सेम लिया गया है, हर जगह पे इसका एरिया ए है। तो ये उसके पूरे एरियल का जो छोटा एलिमेंट हमने लिया गया है वो क्या लिया गया है, डी ए वेक्टर दोनों तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिखा किसी गॉसियन बेलन की कल्पना की गई है।
तो लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों पर वैद्युत फ्लक्स जो कितना होगा बच्चों, अगर हम बात करें डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरियल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्योंकि दोनों पे सेम है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया भी सेम है, तो इसलिए दोनों को क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हमें पता है, लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। दोनों ही जगह थीटा क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। कौन कौन, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, और सेम यहाँ पे मैं पिछले डेरिवेशन में भी ये बात समझा चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, साथ ही हमें पता है कोस 0 डिग्री की वजह से हुआ है, तो हमारा डी फाई ई जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 इंटीग्रेशन ई डी ए। क्लियर बच्चों, हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर हम संपूर्ण सीट के द्वारा, अगर हम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें या इसके हम फ्लक्स की बात करें, वैद्युत फ्लक्स की बात करें, तो लिखेंगे हम संपूर्ण फ्लक्स द्वारा वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों यहां से डी हटेगा तो क्या रह जाएगा, फाई ई, और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई, मतलब 2e तो हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू डी ए। हमें पता है चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ये किसके बराबर है, 1 है, क्योंकि पूरी सीट का ये जो आपके सामने गोशन बेलन दिख रहा है, इसका एरिया क्या है, 1। तो आगे लिखेंगे हम फाई ई इज इक्वल टू 2e a, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से बात हम बच्चों गोस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो गोस थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे हम गोस के प्रमेय से, गोस के प्रमेय से, तो हमको पता है फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, जो हम पिछली क्लासों में मैं पढ़ा चुका हूं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बच्चों, क्यू बाय ए, यानी कि जब एरिया पे यानी किसी सरफेस पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहां से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, यहां पे पुट करेंगे तो बच्चों क्या निकल के आएगा, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको इक्वेशन क्या कह देंगे हम 2, और इसको क्या कह देंगे बच्चों फर्स्ट। तो फिर से सेम बात, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, सिमिलरिटी, तो हम इनका कंपैरिजन लगाएंगे, लिखेंगे कंपैरिजन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों हमारा निकल के आएगा LHS समान है तो इनके RHS भी बराबर होंगे, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल होगा तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में रखिए बच्चों, ये हमारा क्या निकल के आता है, इतने न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि किसी अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, इतना बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन जब ये गोस थ्योरम के साथ जुड़ के पूछा जाता है तो बड़ा हो जाता है। तो फिर भी यदि किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो एज अ डेरिवेशन या एज अ थ्योरेटिकल कहें तो आज हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर इसके बावजूद भी किसी बच्चे को लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकता है, हम उसके लिए वीडियो जरूर अवेल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। तबीयत थोड़ी सी खराब है, आज एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी आपको भी, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होगा, हर क्लास में नहीं होगा। मिलते हैं नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।